नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया। कल सदाबहार एक्टर देवानंद साहब की 12वीं पुण्यतिथि थी। वैसे तो हमने पहले भी देवानंद साहब पर कई एपिसोड बनाए हैं, लेकिन ऐसी महान शख्सियत पर कितना भी एपिसोड बना लो, कुछ न कुछ बाकी रह ही जाता है। हिंदी सिनेमा के इतिहास में देवानंद पहले एक्टर थे जिनकी लड़कियों में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। देवानंद अपनी फिल्मों के साथ ही जीने के अंदाज के लिए भी जाने जाते थे। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले देवानंद ब्रिटिश सरकार के मुलाजिम हुआ करते थे। फिल्म स्टार बनने की चाह में अंग्रेजों की नौकरी छोड़ी और सिनेमा का स्ट्रगल शुरू किया। अपने दौर की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस सुरैया से अफेयर था। ये प्यार इतना गहरा था कि जब घर वाले इनके रिश्ते के खिलाफ हुए तो सुरैया ने ताउम्र शादी नहीं की। हालांकि देवानंद ने अपनी को एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक से शादी की थी, वो भी फिल्म के सेट पर ही। जीनत अमान से भी इनका नाम जुड़ा। इतनी खूबसूरत अभिनेत्रियां जिंदगी में आई, लेकिन देव साहब अकेले ही रहे। एक के बाद एक हिट फिल्मों ने इन्हें सुपरस्टार और सदाबहार सितारे का तमगा भी दिलाया। देवानंद की कहानी अपने आप में सिनेमाई है। कई किस्से और बातें ऐसी हैं जो लोग कम ही जानते हैं। तो चलिए, जिस कहानी की चर्चा हमने अभी तक नहीं की है, उस अनसुने किस्सों के सफर पर। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। कहानी के पहले चैप्टर में नजर डालते हैं देवानंद के बचपन पर। देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। उनके पिता पिशोरी लाल आनंद गुरदासपुर जिले के नामी वकील थे। इनके माँ बाप के कुल 9 बच्चे हुए, जिनमें देवानंद 5वीं संतान थे। देवानंद को बचपन से ही फिल्में देखना और फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ने का बहुत शौक था। वो रद्दी की दुकान से पत्रिका लाकर पढ़ा करते थे। रोज मैगजीन खरीद कर लाने से दुकानदार से भी उनकी दोस्ती हो गई थी। इस वजह से दुकानदार रोज देवानंद के लिए मैगजीन छाट कर अलग से रख देता और कभी कभी मुफ्त में भी दे देता था। इसी दौरान उस पत्रिका वाले की दुकान पर देवानंद ने एक दिन सुना कि अपनी फिल्म बंधन के लिए अशोक कुमार गुरदासपुर आ रहे हैं। जब अशोक कुमार आए तो उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां एक तरफ लोग अशोक कुमार से मिलने और उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए उतावले थे, वहीं दूसरी तरफ देवानंद दूर खड़े होकर उन्हें बस देख रहे थे। देवानंद के कॉलेज के अधिकतर छात्र आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे थे। उनका भी मन विदेश जाकर पढ़ाई करने का था, लेकिन घर की माली हालात ठीक नहीं थी, इसलिए पिताजी उन्हें विदेश पढ़ाई के लिए नहीं भेज सके, क्योंकि उनके ऊपर और बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। उसी दौरान देवानंद को इंडियन नेवी की नौकरी से भी रिजेक्ट कर दिया गया। इस बात से वो पूरी तरह टूट गए। इसके बाद उन्होंने बैंक में क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन उनका सपना तो कुछ और ही था और उन्होंने मुंबई का रुख कर लिया। जेब में 30 रुपए और आंखों में एक एक्टर बनने का सपना लेकर देवानंद सपनों की नगरी मुंबई आ गए। भरी दोपहरी फिल्म स्टूडियो के चक्कर लगाने में बीत जाया करते थे। समय गुजर रहा था, लेकिन काम मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी, जिसकी वजह से देवानंद साहब खुद की नाकामयाबी से हताश हो रहे थे। काम की इसी जद्दोजहद के दौरान उनके 30 रुपए भी खत्म हो गए। भूख लगी और जब खाने के लिए जेब में हाथ डाला तो एक भी रुपए नहीं मिले। भूख और काम की इसी लालसा में उन्होंने स्टाम्प कलेक्शन के अपने एल्बम को भी बेच दिया, जो उन्होंने बरसों से इकट्ठा किया था। इस एल्बम से उन्हें 30 रुपए मिले थे, जिससे उन्होंने मुंबई में कुछ और दिनों तक गुजारा किया। देवानंद ने काम के सिलसिले में कई लोगों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। सपनों की नगरी में खुद के सपनों से दूर जाता देख उन्होंने 85 रुपए मासिक वेतन के साथ एक जगह क्लर्क की नौकरी कर ली। कुछ टाइम बाद नौकरी रास नहीं आई तो उसे भी छोड़ दिया। वजह यह भी थी कि उनका हाथ गणित में तंग था। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के सेंसर ऑफिस में काम किया। वहां उनका काम सेना के अधिकारियों के लिखे लेटर्स को पोस्ट करने से पहले पढ़ने का था। ब्रिटिश सरकार अपने अधिकारियों के खतों को भी सेंसर करती थी, ताकि कोई गोपनीय सूचना बाहर न जा सके। हालांकि ज़्यादातर चिट्ठियां वही होती थी जो सेना के जवान अपनी पत्नी और प्रेमिकाओं को लिखा करते थे। इस काम में उनका मन रम गया था, क्योंकि उन खतों को पढ़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता था।
सेंसर ऑफिस में काम करने के लिए देवानंद को 165 रुपए मिलते थे, जो उनकी सभी जरूरतों के लिहाज से ज़्यादा ही थे। लेकिन धीरे धीरे उनको लग रहा था कि वो अपने सपनों से पीछे जा रहे हैं। देवानंद बनना तो चाहते थे फिल्म स्टार, लेकिन एक सरकारी बाबू बनकर रह गए थे। वो उस नौकरी को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इसी उलझन के दौरान उनके हाथ एक ऑफिसर का खत लगा, जिसने देवानंद को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। उस खत में ऑफिसर ने अपने पत्नी को लिखा था, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता तो सीधे तुम्हारे पास आता और तुम्हारी बाहों में होता। इस खत की एक लाइन, काश मैं अभी ये नौकरी छोड़ सकता, ने देवानंद को नए हौसले और नई ऊर्जा से भर दिया और उन्होंने ये नौकरी छोड़ दी और निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आराम की नौकरी छोड़कर एक बार वो फिर अपने स्टार बनने के सपनों को पूरा करने की राह पर चल दिए। उसी दौरान लोकल ट्रेन में एक मुसाफिर ने बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी अपनी आने वाली फिल्म के लिए एक सुंदर नौजवान की तलाश कर रही है। अगले दिन देवानंद पहुंच गए फिल्म कंपनी, जहां उनकी मुलाकात कंपनी के मालिक बाबूराव पाई से हुई। बाबूराव पाई उनकी बातों और उनके बेबाक जवाब से बहुत प्रभावित हुए और कहा कि कल आकर पीएल संतोषी से मिल लेना। फिर अगले दिन उनकी मुलाकात पीएल संतोषी से हुई। उनको भी उन्होंने अपनी बातों और पर्सनैलिटी से इतना इम्प्रेस किया कि उन्होंने देवानंद को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के साथ प्रभात फिल्म कंपनी का हिस्सा बना लिया। इस बैनर तले उनकी पहली फिल्म थी हम एक हैं, लेकिन ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। हालांकि यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हो गया था। उन्हें इस दौरान कई और फिल्मों की ऑफर भी मिलने लगे। इसके बाद देश के विभाजन के उथल पुथल के दौरान ही देवानंद का प्रभात कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। हालांकि उनका यह संघर्ष लंबा नहीं चला और देवानंद को अशोक कुमार की फिल्म जिद में काम मिल गया। यह वही फिल्म थी जिसने उन्हें बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित किया था। 1948 की फिल्म विद्या में देवानंद को उस दौर की एक्ट्रेस और सिंगर सुरैया के साथ काम करने का मौका मिला। उन दिनों सुरैया कामयाबी के शिखर पर थी और देवानंद इंडस्ट्री में नए थे। इसी फिल्म की शूटिंग के पहले दिन दोनों की मुलाकात हुई। सुरैया को फिल्म डायरेक्टर ने देवानंद से मिलवाया और कहा कि ये हमारी फिल्म का नया हीरो। कोई और आगे की जानकारी देता उससे पहले देवानंद ने खुद से ही खुद का परिचय दे दिया। उन्होंने कहा, यहाँ सभी लोग मुझे देव कहकर पुकारते हैं, आप क्या कहेंगी? सुरैया कहती हैं कि मैं भी देव कहूंगी। देवानंद एकटक सुरैया को देख रहे थे तो सुरैया कहती है, तुम क्या देख रहे हो? देवानंद कहते हैं, आप में कुछ है। सुरैया कहती है, मुझ में क्या है? तब देवानंद कहते हैं, बाद में बताऊंगा। इस छोटी सी बातचीत के बाद दोनों फिल्म की शूटिंग में बिजी हो गए, लेकिन उनकी ये छोटी सी बात एक गहरे रिश्ते की शुरुआत थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही देवानंद और सुरैया एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। सेट पर दोनों को एक दूसरे की तलाश रहती थी। दोनों ने एक दूसरे का नाम भी रख दिया था। देवानंद सुरैया को नोजी बुलाते थे और सुरैया उनको स्टीव। दोनों का ये खूबसूरत रिश्ता परवान चढ़ा ही था कि ये बात सुरैया की नानी को पता चल गई और उसके बाद इस रिश्ते का अंजाम कुछ यूँ रहा कि सुरैया अपनी माँ, मामा और नानी के साथ रहती थी। शुरुआत में देवानंद उनके घर डिनर पर जाते थे, लेकिन जब नानी को दोनों के रिश्ते की भनक लगी तो उन्होंने देवानंद के आने पर पाबंदी लगा दी। नानी को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि सुरैया की शादी किसी और धर्म के लड़के से हो। इसी वजह से वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। 1950 में देवानंद और सुरैया ने साथ में 2 और फिल्में सनम और जीत साइन की, लेकिन दोनों ही फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरैया की नानी उनके साथ फिल्म सेट पर मौजूद रहती थी। साथ ही दोनों के रोमांटिक सीन्स को भी डायरेक्टर से हटाने के लिए कहती थी। दोनों के बात करने पर भी नानी ने रोक लगा दी थी, इसलिए दोनों खत के जरिए बात किया करते थे, लेकिन खत का ये सिलसिला भी फिल्म के शूटिंग के बाद खत्म हो गया। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन नानी की वजह से वो भी मुकम्मल नहीं हो पाया और दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसकी वजह यह थी कि सुरैया कभी भी अपने परिवार के खिलाफ जाने का हौसला नहीं जुटा पाई और उन्होंने ताउम्र बिना शादी के जीवन बिताया। सुरैया और देवानंद साहब की लव स्टोरी की पूरी कहानी आपको इस चैनल के एक एपिसोड में मिल जाएगी। सुरैया से अलगाव के बाद देवानंद बिल्कुल अकेले रह गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात कल्पना कार्तिक से हुई।
कल्पना को उनके भाई चेतन आनंद ने फिल्म बाजी में काम करने के लिए कास्ट किया था। फिल्म सेट के अलावा भी देवानंद और कल्पना मिलने लगे थे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लग रहा था। बाजी की सफलता के बाद दोनों ने फिल्म टैक्सी ड्राइवर में भी एक साथ काम किया। पहली फिल्म में काम के लिए कल्पना को बहुत तारीफें मिली, जिसके बाद उन्हें देवानंद की प्रोडक्शन कंपनी के अलावा अन्य बैनर से भी ऑफर मिलने लगे थे। लेकिन इन सभी ऑफर्स को कल्पना ने मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो सिर्फ देव साहब के साथ ही फिल्में करना चाहती है। देवानंद को कल्पना का ये अंदाज बेहद पसंद आया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। इनके शादी का भी किस्सा मजेदार है। किस्सा फिल्म टैक्सी ड्राइवर के सेट से है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान देवानंद ने कल्पना से कहा कि वो उनके साथ शादी करना चाहते हैं। कल्पना पहले से ही इस पल का इंतजार कर रही थी और उन्होंने इसके लिए तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद दोनों ने फिल्म शूटिंग के ब्रेक के दौरान ही फिल्म सेट पर शादी कर ली। दोनों 2 बच्चों के माता पिता बने। हालांकि शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों का पारिवारिक जीवन कोई खास अच्छा नहीं रहा, जिसके बाद दोनों अलग रहने लगे। देवानंद फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में बहन के किरदार के लिए एक एक्ट्रेस की तलाश में थे। कई एक्ट्रेसेस को उन्होंने इस रोल के लिए अप्रोच भी किया, लेकिन सभी ने ये कहकर मना कर दिया कि फिल्म में कोई उनकी बहन का रोल नहीं करना चाहता है। इसी दौरान एक पार्टी में उनकी नज़र जीनत अमान पर पड़ी। उनके हाव भाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसा देवानंद को अपनी फिल्म के रोल के लिए चाहिए था। देवानंद ने उन्हें इस रोल के लिए अप्रोच किया और जीनत मान भी गई। साथ ही वो स्क्रीन टेस्ट में भी पास हो गई। इस फिल्म की सफलता के बाद जीनत अमान की पॉपुलैरिटी में 4 चांद लग गए। इसके बाद दोनों फिल्म हीरा पन्ना में एक साथ नजर आए। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी थी और दोनों के अफेयर के चर्चे भी जोरों पर थे। फिर कुछ समय बाद इन दोनों में भी अलगाव की खबरें आने लगी। किस्सा दम मारो दम गाने से जुड़ा हुआ है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन पर उषा उत्थुप स्टेज पर दम मारो दम गाना गा रही थी। इस बीच कुछ लोग जीनत अमान को उठाकर स्टेज पर ले गए और उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया। देवानंद को जीनत अमान पर गर्व था, लेकिन जीनत की सफलता से उनको जलन भी होने लगी। उनका मानना था कि जीनत को कामयाबी उन्हीं की बदौलत मिली है। हालांकि बाद में उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी ये सोच गलत है। जीनत के साथ कुछ और वक्त बिताने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वो जीनत अमान से प्यार करने लगे हैं। वो इस बात का इजहार जीनत के सामने करना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान उनको ये पता चला कि जीनत अमान और राज कपूर के बीच नज़दीकियां बढ़ रही हैं। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा रखी थी। उनके इस कदम का विरोध करने वालों में मुख्य नाम देवानंद का भी था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर इमरजेंसी का विरोध भी किया था। 1977 में आम चुनाव तक वो इंदिरा गांधी के खिलाफ ही रहे। उन्होंने नेशनल पार्टी नाम से अपनी पार्टी भी बनाई, जो आगे जाकर खत्म हो गई। देव साहब को 2001 में पद्म भूषण और 2002 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगर बात करें उनकी ऐतिहासिक फिल्म गाइड की, तो ये फिल्म द गाइड नॉवेल का रूपांतरण था। पहले ये फिल्म अंग्रेजी में बनाई गई, लेकिन ये फ्लॉप रही। ये एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसे 2008 में आधिकारिक तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल किया गया था। देवानंद का 3 दिसंबर 2011 को दिल का दौरा पड़ने से 88 साल की उम्र में लंदन में निधन हो गया था। उनके निधन के 2 महीने बाद उनकी आखिरी फिल्म चार्जशीट रिलीज हुई, जिसे उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था। देखिए, इतने किस्सों के बाद भी देव साहब की कई किस्से अभी भी बाकी रह गए। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।